ओके। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, हम लोगों का जो कोर्स का नाम है दैट वन इज कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स है। ऑलमोस्ट तमाम जितने भी मैथमेटिक्स के कोर्सेज होते हैं उसकी ये बेसिक कोर्स है। तो बेसिक जाएगा तो फिर बेसिक की वजह से इस पर हमें ज़्यादा टेंशन भी देनी पड़ेगी और इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ना भी पड़ेगा। तो होता इस तरह है कि कोई भी चीज़ हो, जैसे कोई पॉइंट हो या इस तरह की कोई भी चीज़ हो, तो यहाँ से ही एक सारी चीज़ें निकलती हैं कैलकुलस के लिए, ज्योमेट्री के लिए। जब भी हम मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं तो हम इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। एक हम इसको पढ़ते हैं थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, या इसको हम कह लेते हैं कि एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा हम इसको पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल या ज्योग्राफिकल पॉइंट, या हम इसको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए हमारे पास ये दो पॉइंट्स होते हैं। तो हमारे पास जो होते हैं किसी भी मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए टू पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं, एक थ्योरेटिकल पढ़ते हैं और एक हम इसको ज्योमेट्रिकल पढ़ते हैं। तो कुछ आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा पहले भी, एफएससी में भी पढ़ा होगा, नॉन ये कैलकुलस में भी पढ़ा होगा कि ज़्यादातर हम जो स्टार्ट करते हैं वो सेट से लेते हैं, फिर सेट्स के बाद इसकी अपनी प्रॉपर्टीज भी आ जाती है, यूनियन इंटरसेक्शन वो सारा कुछ आता है। ये स्टार्ट की बात करेगा, फिफ्थ क्लास के बाद की बात करेगा। तो उसके बाद फिर आपने जो एफएससी में मेन पढ़ा होगा या अभी बीएस में पढ़ेंगे, वो हमारा स्टार्ट होता है फंक्शन से। ठीक है, और फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से लिखते हैं। तो अब फंक्शन कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये सारा कुछ सेट के साथ रिलेटेड होता है। अब फंक्शन जब होता है तो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसमें वाई जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये सारा कुछ हम देखेंगे कि फंक्शन आया कहाँ से है, कैसे आता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये सारा कुछ हमने इसके अंदर स्टडी करना है। अच्छा, जब हम फंक्शन की बात करते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया, और फंक्शन से पहले इसके अंदर एक चीज बनती है, रिलेशन। रिलेशन क्या चीज होता है, ये होता है कि रिलेशन हमेशा बनता है टू क्वांटिटी से। पहले तो सेट आते हैं ना, तो सेट के अंदर यूनियन भी आता है, इंटरसेक्शन भी आता है, ये सारी चीजें तो मैं बाद में देख लूंगी, तो जैसे जैसे टाइम के साथ आएंगी तो वो बता दूंगा। अब जो हमारा मेन कैलकुलस जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है फंक्शन से। और फंक्शन कहाँ से जनरेट होता है, फंक्शन जनरेट होता है रिलेशन से। और रिलेशन कहाँ से जनरेट होता है, रिलेशन जनरेट होता है टू क्वांटिटीज से। कि आपके पास जो क्वांटिटीज है वो आपके पास दो क्वांटिटीज होती है, तो ये वहां से स्टार्ट होता है, कम से कम टू क्वांटिटी। तो कोई भी रिलेशन बनाने के लिए, कोई भी रिलेशन बनाने के लिए हमें कम से कम टू क्वांटिटी चाहिए होती है। ठीक है, जैसे टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, ठीक है, बाप बेटे का रिलेशन है, शॉपकीपर कस्टमर का रिलेशन है। तो ये सारे रिलेशन में कम से कम आपको क्या चाहिए होती है, टू क्वांटिटी चाहिए होती है। तो टू क्वांटिटी से जो है वो आपके पास क्या बनता है, रिलेशन बनता है। और जब रिलेशन बनता है तो रिलेशन के ऊपर फिर हम कुछ कंडीशन लगा देते हैं, स्पेशल कंडीशन लगा लेते हैं। तो रिलेशन के बाद फिर आपके पास क्या आता है, फंक्शन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिलेशन जो है वो मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशन के लिए कम से कम कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको, टू क्वांटिटी चाहिए, ये याद रखिएगा। रिलेशन के लिए कम से कम टू क्वांटिटी चाहिए। तो क्वांटिटी दो से ज्यादा भी हो सकती है, क्वांटिटीज मे बी ग्रेटर देन, मे बी मोर देन टू क्वांटिटी, दो से ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा, अब हम जो क्वांटिटीज हैं, हम ये कह देते हैं कि एक क्वांटिटी आपके पास क्या एक्स है और एक आपके पास क्वांटिटी क्या वाई है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा है, एक एक्स है और एक वाई है। तो एक क्वांटिटी आपकी एक्स होगी, एक क्वांटिटी वाई होगी। अब अगर ये एक्स क्वांटिटी है, एक वाई है, तो एक इंडिपेंडेंट होती है और एक डिपेंडेंट होती है। जब भी आप देखेंगे किसी भी चीज को, जब भी आप देखते हैं, तो हमारे पास जो, याद रखिएगा, रिलेशन जो बनता है
रिलेशन हमारा बनता है कम से कम टू क्वांटिटी से। ये बेसिक है, अगर ध्यान से सुनिएगा तो ये टू क्वांटिटी से आता है। अब वो दो क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, शॉपकीपर कस्टमर हो सकता है, टीचर स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट्स का मार्क्स के साथ हो सकता है, ठीक है, मेडिसिन का पेशेंट के साथ हो सकता है, डॉक्टर का पेशेंट के साथ। तो ये रिलेशन लाजमी बनते हैं। तो टू क्वांटिटीज है, हम इसमें से एक क्वांटिटी को एक्स कह देते हैं और एक आपको वाई कह देते हैं। तो फिर उन दो क्वांटिटीज में हमें एक इंडिपेंडेंट कहलाती है और एक आपके पास डिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाती है। तो कम से कम याद रखिएगा कि कम से कम हमें एक इंडिपेंडेंट चाहिए होता है और एक डिपेंडेंट चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास एक क्वांटिटी, आप एक इंडिपेंडेंट और एक आपके पास क्या है, डिपेंडेंट। ये लाजमी होता है, एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा, दोनों डिपेंडेंट नहीं हो सकते और दोनों इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो एटलीस्ट आपको एक इंडिपेंडेंट चाहिए होता है, एक डिपेंडेंट चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट चाहिए और एक डिपेंडेंट। कोई भी रिलेशन बनाने के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट चाहिए होता है, एक डिपेंडेंट चाहिए होता है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट टीचर है तो टीचर इंडिपेंडेंट है, स्टूडेंट डिपेंडेंट हो जाएगा। बाप बेटा है तो बाप इंडिपेंडेंट है, बेटा आपका क्या डिपेंडेंट है। इस तरीके से ये चीजें जो है वो आगे चलती है। तो एक इंडिपेंडेंट चाहिए हमें, एक डिपेंडेंट चाहिए। अब इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक ही हो या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक ही हो, डिपेंडेंट हमारे पास एक से ज्यादा हो। ऐसा भी हो सकता है, मोर देन वन। और ऐसा भी हो सकता है कि इंडिपेंडेंट आपके पास क्या हो, मोर देन वन हो, और डिपेंडेंट आपके पास क्या हो, एक हो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये भी एक से ज्यादा हो, इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट भी क्या हो, एक से ज्यादा। तो ये चार किस्म के केस बनते हैं, ये चार किस्म के केस हैं। तो कम से कम आपको कितने चाहिए होता है, एक इंडिपेंडेंट चाहिए होता है और एक डिपेंडेंट चाहिए होता है, कम से कम। तो उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि इंडिपेंडेंट एक हो, डिपेंडेंट एक से ज्यादा हो। ये भी हो सकता है कि इंडिपेंडेंट एक से ज्यादा हो, डिपेंडेंट एक हो। ये भी हो सकता है कि इंडिपेंडेंट एक से ज्यादा हो और डिपेंडेंट भी एक से ज्यादा। अच्छा, अब ये चार केसेस हैं, मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको क्या किया, कट कर दिया। अब जब कट किया तो जो पहला पोर्शन बना ये वाला, तो पहले पोर्शन में देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है और दूसरे पोर्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक से ज्यादा है। तो पहला क्वेश्चन मैंने क्या बनाया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है और दूसरा क्वेश्चन वो बनाया जिसमें इंडिपेंडेंट एक से ज्यादा है। तो डिपेंडेंट दोनों में पॉसिबिलिटीज बनी है। अगर इंडिपेंडेंट एक हो तो डिपेंडेंट एक भी हो सकता है, डिपेंडेंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और अगर इंडिपेंडेंट एक से ज्यादा है तो डिपेंडेंट एक भी हो सकता है, डिपेंडेंट एक से ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि ये ऑप्शन तो दोनों में मौजूद है। तो हमने जो इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया वो किसकी बेस पे किया है, इंडिपेंडेंट की बेस पे किया है। तो अब यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट अगर एक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या इंडिपेंडेंट जब एक से ज्यादा है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक हो तो इसको हम कहते हैं कैलकुलस वन। इसको हम क्या कहते हैं, कैलकुलस वन कहते हैं, या कुछ लोग इसको सिंगल वेरिएबल कैलकुलस भी कहते हैं। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस का मतलब है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है। तो ये जो वेरिएबल है ये कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट वाला होगा। सिंगल का मतलब है एक है, तो डिपेंडेंट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा, दूसरा जो ये है, ये वाला, इसको हम कहते हैं कैल टू, या इसको हम सेवरल वेरिएबल भी कह सकते हैं, सेवरल वेरिएबल कैलकुलस भी कह सकते हैं, और इसको मल्टी वेरिएबल कैलकुलस भी कह सकते हैं। तो अब आपके कैलकुलस दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक कैलकुलस वो बना जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, और एक कैलकुलस वो बना जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक से ज्यादा है। तो ये वाला जो है ये तो आप पढ़ेंगे अभी थर्ड सेमेस्टर में। ये जो है ये आप पढ़ेंगे फिफ्थ सेमेस्टर में जाकर, ठीक है, फिफ्थ में या सिक्स में जाके। तो यहाँ पे ये बेसिक है, तो इसको आपने ध्यान से करना है क्योंकि इसी की बेस पे ये चीज आगे जाएगी। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा, वहां पे एक से ज्यादा होंगे, तो जो चीज यहाँ पे स्टडी करेंगे उसी को हम आगे जाके एडवांस करते हैं। अच्छा, एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि कैलकुलस फर्दर भी दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक ये डिवाइड होती है, एक तो यहाँ पे डिवाइड हो गई ना कैलकुलस, कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो उसकी कैलकुलस अलग है और इसकी मोर देन वन के लिए कैलकुलस अलग है। बुक एक ही है, मगर उस बुक को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक बुक का आधा हिस्सा हम इंडिपेंडेंट वन वेरिएबल के लिए पढ़ेंगे, आधा जो है वो हम इसके लिए पढ़ेंगे। उसके अलावा फिर कैलकुलस हमारी जो है, एक होती है रियल नंबर्स के ऊपर और एक होती है कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। तो ये दो किस्म की कैलकुलस होती है। हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कैलकुलस ऑन रियल नंबर्स।
तो एक तो ये है कि हम कैलकुलस वो पढ़ेंगे जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, और दूसरा हम कैलकुलस वो पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारे पास नंबर्स कौन से हैं, रियल नंबर्स है। और रियल नंबर्स का मतलब ये है कि उसके अंदर कम्प्लेक्स वाले नंबर शामिल नहीं होंगे। तो फिर एक कैलकुलस और भी होती है जो कम्प्लेक्स वाली होती है, वो एक अलग होती है। ठीक है। तो जब मैं कहता हूँ कैलकुलस हम ये नंबर्स वाली पढ़ेंगे, तो जब भी मैं कहता हूँ कि कोई भी नंबर्स ले लें, तो वो आपने कौन से नंबर लेने, रियल लेने, कम्प्लेक्स वाले हमने स्टडी फिलहाल नहीं करने। तो ये हमारी कैलकुलस का जो है मेन पोर्शन को जो मैं बताना चाह रहा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, और एक से ज्यादा वाला हम जाके आगे जाके पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट फिलहाल हम एक वेरिएबल वाला पढ़ गए, और दूसरा कैलकुलस कौन सा पढ़ गए, रियल नंबर्स वाला पढ़ गए। ठीक है। तो ये चीज हमारे लिए कैलकुलस के अंदर इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई थी। अच्छा, अब फर्दर चलते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स हमने दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारे पास कैलकुलस की डिवीजन है, तो जो हमने आगे जाके देखनी है। तो हमारी कैलकुलस किसके ऊपर है, रियल नंबर। तो अब मेन जो है वो मैं भी ये बताने लगा कि रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं। ओके जी। तो अब एक बात याद रखनी है कि कैलकुलस के अंदर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट। तो इन सारी चीजों की तरफ हमने वन बाय वन करके जाना है। एक तो याद रखिएगा कि कैलकुलस हमारी डिफाइंड होगी रियल नंबर्स के ऊपर। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ। तो उसके बाद फिर हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की तरफ चले जाएंगे। तो जब हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की तरफ चले जाएंगे, तो हमारे पास दो क्वांटिटीज आ जाएंगी। तो जब दो क्वांटिटीज आ जाएंगी तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा। जब दो क्वांटिटीज आएंगी तो ये दो क्वांटिटीज हम स्टडी करेंगे, तो उसके बाद रिलेशन पे चले जाएंगे। रिलेशन से हम फिर फंक्शन पे चले जाएंगे। फिर फंक्शन के बाद फिर हम फंक्शन को फर्दर स्टडी करेंगे। तो अभी कैलकुलस क्योंकि मैंने कहा कि रियल नंबर्स के ऊपर है, तो रियल नंबर्स के ऊपर पहले मैं बताने लगा कि रियल नंबर्स है क्या और कम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो रियल नंबर से पहले देखें, सेट ऑफ नंबर्स जब हम पढ़ते हैं, सेट ऑफ नंबर्स, तो सबसे पहला जो सेट ऑफ नंबर्स हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 से लेकर 100 तक। इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पहले पढ़ चुके हैं आप, तो उससे हल्का सा आइडिया मिलेगा यहाँ से। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 से लेकर 100 तक। अच्छा, नेचुरल नंबर्स के बाद जो सेट ऑफ नंबर्स आते हैं वो कौन से आते हैं, डब्ल्यू आते हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू मीन होल नंबर सेट। और होल नंबर सेट क्या होते हैं, 0 1 2 3 से लेकर 100 तक। ये दो चीजें होती है। अच्छा, अब जो नोटेबल पॉइंट है इसके अंदर, दो चीजें याद रखनी है आप लोगों ने। एक तो ये याद रखना है, तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है, ये याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी नया सेट ऑफ नंबर बनेगा तो दो चीजें होंगी। एक तो ये कि पुराना सेट भी आ जाएगा इसके अंदर, और एक कोई ना कोई नई चीज भी आएगी। जैसे डब्ल्यू में देखें, जीरो एक तो आपके पास नई चीज आ गई है, और पुराना सेट सारा का सारा इसके अंदर मौजूद था। जैसे मोबाइल फोन है, तो एक नया फीचर भी आता है, और पुरानी वाली चीज एज इट इज रहती है। तो सेम इसी पैटर्न पे सेट ऑफ नंबर जो है वो इस तरीके से बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर जो बना, दैट वन इज आई। नया जो सेट ऑफ नंबर्स बना है वो आपके पास क्या बना है, आई बना है। तो आई में क्या होता है, आई में जीरो होता है, इंटीजर, जीरो +-1 +-2 एंड सो। अब इसमें फिर वही दो बातें आपको देखनी पड़ेंगी। एक तो नई चीज आनी चाहिए, नई चीज क्या आई है, -1 -2, ये वाले नंबर्स नए आए हैं। और पुराना कौन सा था, पुराना डब्ल्यू था, वो इसके अंदर मौजूद है। तो ये एक आपके पास क्या हुए, नए सेट ऑफ नंबर है। अच्छा, वो जो इवन नंबर्स होते हैं या ऑड नंबर्स होते हैं, वो कोई नए सेट ऑफ नंबर्स नहीं है, वो हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे आई में से मैं कहता हूँ पॉजिटिव अलहदा कर लें, तो वो सेट ऑफ नंबर्स नए वाले नहीं है, वो इसकी कैटेगरीज है, इसकी टाइप्स है। जैसे इवन नंबर्स हो गए, ऑड नंबर्स हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए, वो हम इसी के अंदर से निकालते हैं। तो इसलिए वो क्या है, इसकी कैटेगरीज है, टाइप्स है। सेट ऑफ नंबर्स में ये दो चीजें होनी चाहिए, ये पुराना सेट भी होना चाहिए और नई चीज भी होनी चाहिए। अच्छा, आई के बाद जो है इंपॉर्टेंट, अब जो है वो इंपॉर्टेंट है। आई के बाद जो बना है वो सेट बना है क्यू, क्यू फॉर क्वेश्चन, क्यू फॉर क्वेश्चन, या इसको हम रैशनल नंबर्स भी कहते हैं। और रैशनल नंबर कहाँ से निकलता है, रेशो से। फिफ्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा 2:3, जिसको हम क्या लिखते थे, 2/3। तो ये नंबर इस तरह से होंगे। तो इसमें नंबर्स कैसे होंगे, ए ओवर बी टाइप के होंगे।
ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से बड़ी चीजें आएंगी। ये हम कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन की शक्ल में, क्योंकि रेशो है, हम इसको रैशनल कहते हैं। रैशनल का मतलब 2/3 लिख सकते हैं, या इसको 2/3 लिख सकते हैं। अब ये ए और बी की शक्ल में होंगे, लाजमी नहीं कि ए और बी लिखे, आप एक्स ओवर वाई लिख सकते हैं, पी ओवर क्यू लिख सकते हैं। ए और बी क्या चीजें हैं, ए भी नंबर है और बी भी नंबर। कहाँ से लिया जाएगा, आई से लिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर कौन सा है, आई है। तो ए और बी कहाँ से लिए जाएंगे, आई से लिए जाएंगे। अब कैसे नंबर्स होंगे, ए की जगह आप ले लेते हैं जी 2 ले लेते हैं, बी की जगह 1 ले लें तो 2/1 नंबर बन गया। ए की जगह 2 ले लें, बी की जगह 3 ले लें तो ये नंबर बन गया। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर 0 ले लें, नीचे 5 ले लें, ये भी नंबर बन गया। तो इस तरह के नंबर इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, तो ये वाले नंबर्स क्या हो गए, नए हो गए। अब पुराने नंबर्स भी इसके अंदर आने चाहिए। तो पुराने 1 कैसे आएगा, अगर हम इसको 1/1 कर दें तो 1 मिल जाएगा, वो इसके अंदर मौजूद है। -1 कैसे आएगा, -1/1 कर दे तो वो -1 बन जाएगा, वो इसके अंदर मौजूद है। 2 कैसे मौजूद है, 2/1 लिख दे तो 2 मौजूद हो जाएगा। यानी कि पुराने सेट ऑफ नंबर इसके अंदर मौजूद है, और नए सेट ऑफ नंबर कैसे बन गए, वो इस तरह के बन गए, 2/3 बन गए, 7/5 बन गए, इस तरह के नंबर जो वो नए नंबर। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम ये आता है कि अगर हम जीरो के नीचे कोई नंबर लिख लें तो फिर क्या रिजल्ट देगा, या ऊपर नंबर हो नीचे कोई जीरो लिख दें, क्योंकि दोनों हमने कहाँ से लेने हैं, आई से लेने हैं। आई के अंदर जीरो मौजूद है, तो वो हमने यहाँ पे ले लिए। और अगर ये आ जाए 0/0 हो जाए तो फिर हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे इन तीनों के लिए प्रॉब्लम आएगा। तो ये तीनों चीज़ों आपको एक्सप्लेन होनी चाहिए, और यही तीन चीजें आगे इस्तेमाल भी होती है। अब देखें, अगर जीरो के नीचे कोई भी नंबर हो, अब ये साइड पे आप लिख लीजिएगा, बाद में यहाँ से नोट कर लीजिएगा, या अभी अगर जिस तरह पे लिखना चाहते हैं तो लिख लें। तो कि जीरो के अगर नीचे कोई नंबर होगा तो वो क्या आपको आंसर देगा, जीरो देगा। और अगर कोई नंबर हो उसके नीचे जीरो होगा तो वो आपको इंफिनिटी देगा। कोई भी नंबर हो और अगर नीचे जीरो हो तो आपको आंसर क्या देगा, इंफिनिटी देगा। ठीक है, 0/something = 0। तो अब इसका क्या मतलब बना, तो 0/5 का आंसर क्या आएगा, जीरो आ गया। ठीक है, और इसका क्या मतलब है, जैसे देखें 4/2 होता है, तो 4/2 से आंसर क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, 6/3 से आंसर क्या आता है, 2 आता है। इसका मतलब ये होता है, जब भी डिवाइड करने से कोई नंबर हमें मिल जाए, एग्जैक्ट नंबर मिल जाए, तो इसका मतलब होता है कि 6 को 3 ने क्या किया, डिवाइड कर दिया। 4 को 2 ने क्या किया, डिवाइड कर दिया। 6 को 3 ने क्या किया, डिवाइड किया। अब यहाँ पे अगर आप देखें 0/5 आपको आंसर क्या देता है, 0/5 आपको आंसर देता है 0। तो इसका मतलब है कि 0 को 5 ने क्या किया, डिवाइड किया। इसी तरीके से 0/7 आंसर क्या देगा, 0 देगा। क्यों, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जीरो के नीचे कोई भी नंबर हो, जीरो के नीचे कोई भी नंबर हो तो आंसर क्या देता है, 0 देता है। तो इसका मतलब है कि जीरो के नीचे अगर कोई भी नंबर होगा तो आंसर क्या देगा, 0 दे देगा। ठीक है, अच्छा, अभी अभी ये अभी जून जो है वो खत्म होने लगा है। तो उसके बाद आप लोग जैसे ही अगर ये एक्सक्लूड होगा, एग्जिट कर जाएगा, तो आपने दोबारा ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, तो अगर 0/5 क्या आता है, 0 आ जाता है। और 0/7 क्या आता है, 0 देता है। तो 0 के नीचे कोई भी नंबर हो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब है कि 0 को जो है सारे नंबर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें आंसर मिल जाता है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है यहाँ पे बताइए मैंने, कि अगर कोई ऊपर नंबर हो नीचे 0 हो तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। और इन्फिनिटी क्या चीज है, ये सिंबल है, नंबर नहीं है। दिस इज सिंबल। 0 क्या नंबर है, 1 क्या नंबर है, 2 क्या नंबर है, 3 क्या नंबर है, 5 क्या नंबर है, ये सारे नंबर्स हैं। मगर इन्फिनिटी जो है वो नंबर नहीं है, ये सिंबल है। ये किसके लिए सिंबल है, अनडिफाइंड के लिए। ये अनडिफाइंड के लिए सिंबल है। ठीक है, और ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको डिफाइंड नंबर्स कहते हैं। ये डिफाइंड होते हैं, यानी कि इनकी शक्लें, इनकी शेप जो है वो डिफाइंड है, 0 1 2 3 5 इस तरह से। और ये जो है ये अनडिफाइंड कहलाते हैं। नंबर के नीचे 0 हो तो वो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी क्या होता है, सिंबल होता है, नॉट अ नंबर। तो इसका मतलब है कि 7 के नीचे क्या आएगा, 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी क्या है, सिंबल है। हम क्या पढ़ गए, नंबर्स पढ़ गए, तो नंबर्स के अंदर तो सिंबल हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, हम सेट ऑफ नंबर्स जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम सिंबल को नहीं डाल सकते, या कोई और चीज नहीं डाल सकते सिवाय नंबर्स के। तो इसका मतलब कि ये वाली चीज तो एग्जिस्ट कर जाएगी, मगर ये वाली चीज इसके अंदर नहीं आएगी। और ये वाली चीज किस वक्त आती है, जब नीचे वाली चीज क्या हो, 0। तो हम यहाँ पे फिर कंडीशन लगा देते हैं कि बी 0 नहीं हो सकता, नीचे वाली चीज जो है वो 0 नहीं हो सकती, ऊपर वाली हो सकती है। क्योंकि अगर हम ऊपर 0 ले लें, नीचे कोई भी नंबर ले लें, तो आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है।
मगर नीचे वाली जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि नीचे वाली जीरो से क्या आता है, इन्फिनिटी आ जाता है, जो कि नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि बी जीरो नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर। अच्छा, अब एक मसला और रह गया। तो ये जो जीरो बाई जीरो अगर हम लिखते हैं कि ऊपर भी जीरो लिखते हैं नीचे भी जीरो लिखते हैं, तो फिर हमारे लिए क्या होगा। अब यहाँ पे मसला ये होता है कि अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ऊपर जीरो है नीचे कुछ भी हो, ऊपर जीरो हो नीचे कुछ भी हो, तो इसका आंसर क्या बनता है, जीरो बनता है। और अगर ऊपर कुछ भी हो नीचे जीरो हो, जैसे ये था, तो आंसर क्या बनता है, इन्फिनिटी बनता है। और अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि 2/2 क्या आंसर देता है, 1। 3/3 आंसर क्या देता है, 1 कट के। तो यहाँ पे 0/0 आंसर क्या देता है, 1 देता है। तो यहाँ पे दो चीजें आ गई, नंबर्स भी आ गए और सिंबल भी आ गए। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होती मैथमेटिक्स में, हमेशा हमारे पास क्या आता है, आंसर एक आता है। यहाँ पे आंसर कितने आ गए, 3 आ गए। तो ये चीज हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें डिफाइंड भी आ गया और अनडिफाइंड भी आ गया। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, तो ऐसी जो शक्ल होगी या ऐसी जो फॉर्म होगी, उसको हम क्या कहेंगे, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहेंगे। दिस इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो यहाँ पे देखें 0/5 होगा तो वो तो एग्जिस्ट कर दिएगा, क्योंकि आंसर क्या देता है, जीरो। और जीरो क्या नंबर है, वो इसके अंदर मौजूद है, टाइम के अंदर। मगर ये वाली चीज मौजूद नहीं है, यानी कि जीरो नीचे नहीं आना चाहिए, तो वो हमने लिख दिया कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। तो ये वाली फॉर्म जो है 0/0, ये भी इसमें नहीं है, क्योंकि नीचे जीरो आता है, तो वो नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज रैशनल नंबर। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट नंबर की तरफ, दैट वन इज क्यूब कंप्लीमेंट, जिसको हम कहते हैं ए रैशनल नंबर। इनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अब इसमें नंबर्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट एक्स टाइप के होते हैं, और एक्स क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एक्स इज पॉजिटिव। तो ये क्यू कम्प्लीमेंट। बाकी फिर अभी ये एंड करने लगी है जूम मीटिंग, तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। सर ये समझ नहीं है, ये ये आई बेटा अगले होती है कि लेक्चर में सब दोबारा नेटवर्क ज्वाइन का। कीजिएगा। ठीक है, ओके।